अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 2 की। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ये जो कोर्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स हैं, उन्होंने ये कोर्स करवाया हुआ भी है। लेकिन उनमें और ये क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म के बाद आपको कोई एक सिंगल टर्म जो है सीखने को मिलती है, इस वजह से मैं बना रहा हूँ वीडियोस। इसका मतलब ये है कि जैसे हम एक लर्न करना चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बेशुमार टॉपिक हैं। तो हमें एक टॉपिक सीखने में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो 1.5 घंटा घंटा 40 मिनट लग रहे हैं, तो इस तरह करके तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम फिर कवर नहीं कर पाते, या हमें उनको स्टडी करने के लिए कम से कम 60-70 घंटे चाहिए। तो उस टाइम को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने के लिए मैंने इन लेक्चर को ऐसे तरतीब दिया है जिनके अंदर आप लोग जो है वो थोड़े टाइम में जल्दी से सारा सीख लें, और आपको नोट्स भी आपसे शेयर हो जाएं कि आपने एग्ज़ाम में क्या लिखना है, वो भी सारी डिटेल आपको यहाँ साथ साथ मिल जाए। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ना है, जो आपने सीखना है वो ये होता है कि चैप्टर का नाम है कर्वेचर, टॉर्शन एंड थ्योरी ऑफ कर्व्स। इस चैप्टर के अंदर जो आज हम पढ़ेंगे वो ये होगा कि कर्व क्या होती है एक, और कर्व की आगे जितनी भी टाइप्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। और इसमें आपको कर्व्स की तमाम तरह की इंपॉर्टेंस, जो कि आप किसी और वीडियो में अगर वाच करते हैं तो फिर ये होता है कि एक टर्म में एक लाइन लेक्चर में आप एक पार्ट देखते हैं, तो जो कि आपका 40 मिनट का अगर लेक्चर है, तो यहाँ पर आप लोग जो है वो टोटल थोड़े ही टाइम में ज़्यादा टॉपिक जो हैं वो क्लियर भी हो जाएंगे आपके, और आपको हर चीज़ का एक दूसरे से कंपेयर करना भी आ जाएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर जस्ट बेल आइकन प्रेस कर लें, और अगर नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि कर्व क्या होती है, इसके फिज़िकल मीनिंग भी देखेंगे। और आपके जहन में अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स शुरू कर रहे हैं, याद रखें कि ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर जो है आप उसमें ज़रूर उसको वॉच करें डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि उसके अंदर में कंप्लीट जो है इसके आपको इंटरेस्ट डिवेल्प की है उस लेक्चर में कि आप क्यों पढ़ते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री, और इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात हुई है। इससे आप में दिलचस्पी बढ़ती है और आप डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा कोर्स जो है वो आसानी से पढ़ सकते हैं, और किसी भी इंटरव्यू में और टेस्ट के लिए आप मेंटली तौर पे क्लियर होते हैं कि हम ये क्यों कोर्स पढ़ रहे हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। आज हम चूँकि बात करें कर्व के ऊपर, तो हमें यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, ए कर्व इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट वेयर पोजिशन वेक्टर आर relative to a fixed origin may be expressed as a function of single variable parameter। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे फिगर में दिया गया है कि यहाँ पर एक कर्व है, यहाँ पर एक कर्व है, और कर्व के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट P है। अब वो जो पॉइंट है ये चूँकि स्पेस के अंदर है, आपको समझ आया कि स्पेस का मतलब ये होता है कि अगर ये एक्स एक्सीज़ है, ये वाई एक्सीज़ है, और इधर ऊपर कहीं जेड एक्सीज़ हो इस साइड पर, तो उसके इधर उठी हुई एक लाइन जो होगी वो 3D में लाइन होती है, उसकी बात हो रही है। ये नज़र आपको लग रही है ऐसे जैसे 2D में है, लेकिन चूँकि कापी के पे रजिस्टर पे बनी हुई है तो आपको लग रहा है 2D है, लेकिन ये पॉइंट्स हमें बता रहे हैं कि ये 2D नहीं है, बल्कि ये लाइन थोड़ी सी अपनी जगह से ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसलिए ये 3D में है, और अगर इसका ये वाला पॉइंट P पॉइंट है तो फिर इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका ये कोर्स थ्रू आउट कॉन्सेप्ट बिल्टेड है, चूँकि कॉन्सेप्ट बिल्टेड है, और इससे अगर आप इसके थ्योरी जो है वो सारी की सारी जो है वो अगर आप समझ लेते हैं तो आपको एक तो इनके फार्मूले जो यूज़ होते हैं वो सारे आपको याद भी हो जाएंगे, और उनको आप यूटिलाइज़ भी कर सकेंगे। तो अब आपने इसके ऊपर ये देखा कि ये जो कर्व है, कर्व से लेके यहाँ तक जो उस पॉइंट है कोई, अच्छा याद रखें ये जो P पॉइंट है ये कोई और पॉइंट भी इस कर्व का हो सकता है। हमने रेंडमली कर्व का कोई एक पॉइंट लिया, तो वहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये R है, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं R। तो आप लोगों ने ये लिखा पोजीशन वेक्टर R है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से लेके किसी पॉइंट तक हो। याद रखें यहाँ पर डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर चूँकि ज्योमेट्री और डेरिवेटिव दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों का मिलाप है, इसलिए
जब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की तो इसकी क्या अहमियत होती है। इसकी ये अहमियत है कि जो पॉइंट आप लेते हैं, तो जैसे एक कर्व है तो कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस अगर ये है तो ये पोजीशन वेक्टर है। लेकिन अगर दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप डिस्टेंस लेंगे, एक पॉइंट ये हो दूसरा पॉइंट ये हो, तो फिर आप खुद सोचेंगे ऐसे जो वेक्टर होता है जो जिनका डायरेक्ट तल्लुक नहीं होता ओरिजिन के साथ, आपस में कोई रिलेशन होता है, ऐसे जो वेक्टर होते हैं हम उनको जो है ना जस्ट एक रेफरेंस वेक्टर या वेक्टर का नाम दे देंगे। ठीक है, तो इससे हमें एक बात की अहमियत का पता चला कि पोजीशन वेक्टर जो है वो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट को कहा गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये आइडिया आना चाहिए कि ये जो पॉइंट पी है ये यहाँ से यहाँ और इसके 3 पॉइंट्स हैं। अब उसने यहाँ पे आपको ये कहा है कि एक कर्व इज़ अ लोकस। अब यहाँ से देखें, कर्व का लफ्ज़ आपके जहन में जब आता है तो आप ये सोच रहे होते हैं कि कर्व का मतलब है वो चीज़ जो ऐसे टेढ़ी हो। ऐसा नहीं है, कर्व हर लोकस को कहते हैं। लोकस कहते हैं रास्ते को, जो नुक्ते होते हैं ना ऐसे, जैसे आप चल रहे हैं तो आपके कदमों के जो निशान होंगे, जो वो निशान जो है ना ऐसे जब मिलते हैं तो ये बन जाता है लोकस। क्या बना ये लोकस। अब लोकस जो है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो इस तरह की लाइन भी हो सकती है। ये सारी लाइनें, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या इस तरह की या किसी भी टाइप की लाइन हो, वो सारी की सारी आपस में उनको कर्व ही कहा जाता है। तो एक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कर्व इज़ नॉट मीन कि कोई इस तरह की लाइन हो या इस तरह की हो, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, किसी भी टाइप की कोई भी लाइन, यानी नुक्ते मौजूद हो हमारे पास ये 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा, तो फिर उनको हम आपस में मिलाते हैं, जो लाइन चाहे जैसी भी बने वो कर्व ही कहलाती है। अब आपको ये समझ है कि कर्व क्या होती है। लोकस क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं उस रास्ते को। रास्ते जैसे आप यहाँ से चलना शुरू हुए अपने घर से, आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी तक गए हैं, तो आप जाते हुए जिस जिस रास्ते से गुजरेंगे उन पे अपने पाँव के निशान को जो है ना लगाते जाएं, बाद में उस लाइन को मिलाएं तो जो चीज़ बनेगी वो लोकस ऑफ द कर्व होगा। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट्स होगा, पॉइंट्स का लोकस है, उनको मिलाते हैं तो कर्व बनता है। अब उसके बाद है पोजीशन वेक्टर, आपको समझ है, कर्व समझ है, लोकस समझ है। अच्छा, आर जो है वो रिलेटिव टू अ फिक्स ओरिजिन है। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि ये लाजमी तौर पे जब भी पोजीशन वेक्टर हो तो वो फिक्स ओरिजिन के लिहाज से ही होता है, और इसको जब भी एक्सप्रेस किया जाता है तो वो एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन में। अब इस यहाँ पे जो सबसे अहम पॉइंट है जो कर्व का, जो आपसे को पूछता है वो यही बात आपसे वो पूछना चाहता होता है। बात क्या होती है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन का क्या मतलब है। तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन का ये मतलब होता है, स्टूडेंट आपकी वीडियो जो है, मैं आपसे कह चुका हूँ कि आपकी वीडियो शार्ट होंगी, तो मैं अगर आपको ये वाली तफसील बताने में इतना टाइम ले रहा हूँ तो याद रखें कि आपकी पूरा कोर्स जो है वो बेस कर रहा है आपके कंसेप्ट के ऊपर। तो अगर हम जो कंसेप्शनल पॉइंट हैं और डिफरेंशियल ज्योमेट्री की, तो ये बिल्कुल बेसिक है, और अगर हम इस चैप्टर के अंदर मौजूद जो टॉपिक हैं उनको बिल्कुल ठीक से क्लियर करेंगे तो आप किसी भी किस्म का पेपर जो है ना इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये जो एक एक लाइन है उसके अंदर क्या अहमियत होती है, लिखने वाले ने उसने को इस लाइन की ये उस चीज़ की वो डेफिनेशन क्यों बनाई है, उसका समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने एक एक पॉइंट को क्लियर करके आगे जाना है। तो सबसे उसके बाद हुआ सिंगल का क्या मतलब होता है, कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर कोई पोजीशन वेक्टर है और इसके 3 कंपोनेंट हैं, उसके कंपोनेंट कौन से हैं, एक्स वाई जी। तो वो ये कह रहा है कि जो आपका आर है, आर के आगे 3 कंपोनेंट्स हैं। 3 कंपोनेंट क्यों, मैंने आपको बताया कि अगर कोई कर्व है यहाँ बीच में दरमियान में है स्पेस में, तो यहाँ पी पॉइंट के ऊपर 3 कंपोनेंट होंगे। वो 3 कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट होगा, दूसरा वाई और एक जी। अब आप इसको जब लिखेंगे तो वो कहता है कि जो एक्स होगा वो किसी एक चीज़ का फंक्शन होगा। मसलन मैंने यहाँ म्यू लिखा, यहाँ वाई म्यू लिखा और जेड म्यू लिखा। इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखा है, इसका मतलब असल में ये है कि आपसे यूँ कहा जाए कि आप पढ़ा करते हैं ना पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू साइन थीटा या साइन टी लिख दें, वाई इज इक्वल टू कास थीटा, ऐसे आपने इक्वेशनें देखी हुई हैं। ऐसी इक्वेशनों को हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इनको पैरामीट्रिक इक्वेशन इसलिए कहते हैं। अब इससे को पूछे कि इसका क्या मतलब है, अगर इससे मैं आर बनाना चाहूँ, ये जो जोड़ा है, तो मैं इसे लिखूंगा आर इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, और एक्स फंक्शन है थीटा का और वाई फंक्शन है थीटा का। होप्स कि आप समझ गए होंगे कि ये जो लाइन लिखी हुई है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ। और क्यों लिख सकता हूँ, इसलिए कि हम कहते हैं आर एक
सपोज एक पोजीशन वेक्टर है और एक्स और वाई उसके कंपोनेंट हैं, और एक्स की जो भी कीमत है, जैसे एक्स की कीमत थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है और वाई की भी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसमें जो सबसे की बात पॉइंट है वो ये है कि मैं एक एग्जांपल और दूं आपको कि अगर मुझे कोई कहता है कि एक्स इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू काज फाई, और ये वाली जो इक्वेशन है ये पैरामीट्रिक नहीं है। इसलिए पैरामीट्रिक नहीं है कि इसमें एंगल थीटा है और इसमें एंगल फाई है, दोनों एंगल डिफरेंट हैं। तो इससे पता चला कि x और y के दरमियान कोई डायरेक्ट तल्लक नहीं है, x और y में कोई डायरेक्ट तल्लक नहीं है। जब x और y का तल्लक ही नहीं है तो इसका मतलब है कि इसको जोड़ के एक नया वेक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। अगर बनाएंगे वो वेक्टर तो वह इस तरह का एक वेक्टर बनेगा, उसका कोई और नाम रख लेते हैं। जैसे मैंने इस वेक्टर का नाम v रख लिया और उसकी शक्ल है साइन थीटा आई प्लस काज फाई जे। तो समझ लगी कि ये जो वेक्टर बना है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर में क्या डिफरेंस है। ये वाला वेक्टर कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये वाला जो वेक्टर है जिसको हमने कहा r, इसको आप खोल के लिखेंगे ना, r इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा के साथ i प्लस y इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा ऑफ j। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस तरह जो लिखेंगे ये जो वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर है, सॉरी कर्व की इक्वेशन है, लेकिन ये वाला जो है ना ये कर्व की इक्वेशन नहीं है। तो इससे ये समझ लगी हमें कि कर्व कोई पूछे कि क्या होता है तो हम कहते हैं वो लोकस ऑफ पॉइंट्स को कहते हैं, यानी जो कोई पॉइंट होता है जिस रास्ते पे वो चलता है उसके कदमों के निशानों को मिलाओ तो कर्व बनती है। अब वो जो कर्व होती है वो क्या करती है, वो एक ऐसा फंक्शन होता है किसी पोजीशन, ऐसा पोजीशन वेक्टर होता है उसका कि जो किसी एक ही पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी पैरामीट्रिक होती है। यानी अगर वो दो पे डिपेंड नहीं कर सकता, जैसे ये दो पे कर रहा है थीटा और फाई पे, यानी अगर इसको मैं लिखूं तो यहाँ थीटा और फाई आएगा। तो अगर ऐसा केस हो तो वो कर्व नहीं होती। अगर सेम पैरामीटर पे डिपेंड करें तो वो कर्व होती है। अब आपने ये चीज़ लिखे हुए तो आपको लगेगा कि जैसे यहाँ देखें मैंने यहाँ का आर इज़ अ फंक्शन ऑफ म्यू मीन जैसे मैंने अभी थीटा कहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ r इक्वल टू म्यू। अब आप ये समझिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है x1 x2 x3, तो इससे पता चला कि x1 भी म्यू का फंक्शन होगा, x2 भी और x3 भी म्यू का ही फंक्शन होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि x का जो भी जवाब दिया होगा, फंक्शन दिया होगा, उसमें जितना भी कुछ होगा, यानी साइन भी होगा और काज भी हो बेशक, लेकिन जो कुछ भी होगा वो म्यू डिपेंडेंट होगा। यहाँ पे भी म्यू आ जाएगा। तो इससे ये पता चला कि हर एक पोजीशन वेक्टर कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ वही करता है जिसके आगे मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं वो आगे डिपेंड कर रहे होते हैं, किसी एक ही नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसलिए हमें ये डेफिनेशन दी गई है कि फिक्स्ड ओरिजिन यहाँ पे कि कर्व जो होती है मे बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे लास्ट में भी यूज़ किया गया है बट नॉट मे बी। आप ये जर्नल एक मैथमेटिशियन अपने आप को एक बड़ा मैथमेटिशियन शो करने का एक बेहतरीन तरीक़ाकार होता है कि क्लेम नहीं करते, वो ये कह देते होते हैं मे बी। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो वर्ड है मे बी, अगर अक्सर आप किसी जगह ये लफ्ज़ यूज़ करें आपको बड़ी बुरी तरह से मैं आपको बताऊं, जैसे एक इंटरव्यू में जैसे मुझसे किसी एक सवाल पूछा गया तो मैंने ये वर्ड यूज़ किया तो उन्होंने मुझसे रिवाइज़ किया कि मे बी क्यों कह रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे असल में डेफिनेशन में आपको मे बी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम लिखते हैं होता है ये कि लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो बताने वाला है वो क्लेम नहीं कर रहा। कुछ चीज़ों के ऊपर हम क्लेम नहीं किया करते। तो अब आपने कहा कि को यहाँ से मैं देख के बताऊँ तो आप कहते हैं कि एक ऐसा लोकस जिस लोकस को अगर किसी ओरिजिन के लिहाज से देखें तो उसके जितने भी पॉइंट्स हों हर पॉइंट के ऊपर उसका जो फंक्शन हो वो सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करे। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते होते हैं, वो जो वेक्टर बनाता है वो एक कर्व बनाता है, ठीक है। और इसको ऐसे लिखा जाता है। और अगर ये x1 x2 की जगह नीचे जाके लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखें तो ये कौन सा है जी, ये जनरल फॉर्मेट है। इसने लिखा है कार्टियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ सेम पैरामीटर। तो अगर कार्टियन कोऑर्डिनेट में होगा तो एक्स वाई जी लिखते हैं, वैसे जनरल जब टेंसर फॉर्मेट में लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टेंसर में हम इसलिए लिखा करते हैं क्योंकि इसका एक साइंटिफिक मीनिंग होता है। वो आप टेंसर एनालिसिस के कोर्स में जाके मेरे कोर्स टेंसर एनालिसिस जो है उसको वॉच कर सकते हैं।
अब आपका सवाल नंबर 1 है कि कर्व क्या होती है। आपने इसकी डेफिनेशन देखी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये समझ लेंगे अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो 26 हैं तो उन 26 में से ए ये है, 25 और रह गए। अगर आपने वो सीख लिए तो यू कैन राइट एनी बुक, आप बुक लिखने के काबिल हो जाएंगे, ना कि पेपर देने के। चीज़ को अगर आप उसको समझ जाएँ, हकीमी मीनू में आपको समझ आई हो कि कर्व होती क्या है और कब कर्व जो है वो होती है और कब कर्व नहीं होती, मैंने आपको उसका फ़र्क भी बताया है। अब पूछा हमें, ये तो पता चल गया कि कर्व होती क्या है। अब अगला सवाल ये है कि कर्व अगर होती है तो प्लेन कर्व किसको कहते हैं। प्लेन कर्व किसको कहते हैं, ये नाम है कुछ कर्व्स के जो हम यहाँ देखेंगे। एक हो गई प्लेन कर्व, सिक्यू और ट्विस्टेड कर्व, और एक और कर्व जो है ना हम यहाँ पे डीपली देख लेते हैं कि कर्व क्या है। तो एक कर्व, ऑल पॉइंट्स ऑफ विच लाई इन आ प्लेन, ऐसी कर्व जिसके सारे पॉइंट एक प्लेन पे लाई करते हों। मसलन मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि एक बंदा जो है वो चल रहा है और चलते हुए वो सीधा सीधा एक ही फर्श के ऊपर चल रहा है, तो वहाँ से जो लाइन बनेगी वो प्लेन के ऊपर कर्व होगी। प्लेन मीन जैसे शीट को मैं प्लेन समझूं। याद रखिए प्लेन की डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसी फिगर जिसकी लंबाई होती है, जिसकी चौड़ाई होती है लेकिन हाइट नहीं होती। याद रखें ये पेज है तो इसकी जो चौड़ाई है आप देखें तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती जिसकी चौड़ाई ना हो, लेकिन हम कहते हैं लंबाई और इसकी मोटाई की बात करूँ, मोटाई जो है वो ना होने के बराबर है। तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, उसके मुकाबले में इसकी मोटाई बहुत कम है, तो ऐसी चीज़ को हम प्लेन कहते हैं। ठीक है। अब प्लेन के ऊपर बनी हुई कोई चीज़ हो, कोई कर्व हो तो उसे प्लेन कर्व कहते हैं। अब आपका सवाल है कौन सी कर्व प्लेन नहीं होगी। मसलन ये मेरे पास एक पेंसिल है, इस पेंसिल को मैं कहूँ कि क्या ये इस पेज के ऊपर प्लेन कर्व बना रही है, तो हम कहेंगे नहीं। तो ये जो है ना ये स्पेस कर्व हो गई। ये क्या होगी, ये जो मेरी पेंसिल है ये स्पेस कर्व है क्योंकि ये 3D में चली गई है। अगर ये लेटी हुई हो यहाँ पे तो फिर ये क्या है, प्लेन कर्व है। और अगर ऐसे रख दो तो ये कौन सी हो गई कर्व, इसको हम कहते हैं, अगर हमने ऐसे रखी हुई हो तो इसे स्पेस कर्व कहा जाता है। यहाँ तक आपका ये है कि आपको पता हो कि प्लेन कर्व होती क्या है, इस डेफिनेशन को लिख लें। तो एक एक जो मैथमेटिकल लाइन या मीनिंग है यहाँ पे लिखे हुए, बहुत ही उम्दा मीनिंग यहाँ से हमने बुक से लेके कलेक्ट करके पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जिससे ये है कि आपको वो अगर एक लाइन भी आप मिस करते हैं गो कि आप चीज़ों को तो समझ ले जाएंगे लेकिन आप वो तस्कीन नहीं पा सकेंगे जो आपको ज़रूरत है डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स सीखने के लिए। तो यहाँ पे ये है कि द लोकस ऑफ एन इक्वेशन इन कार्टियन फॉर्म में इसे लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसके क्या मीनिंग होते हैं हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कोई आपसे कहे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, तो आप कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स मीन कोई कीमत दी होगी, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, या ऐसे दी होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये चूँकि इस साइड पे जो मौजूद है ये एक्स का फंक्शन है तो इसका नाम हम रख देते हैं एफ ऑफ एक्स। तो यही बात आपसे को पूछता है कि एफ ऑफ एक्स वाई का क्या मतलब होता है, एक्स वाई। तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा फंक्शन दिया होगा जिसके अंदर एक्स भी होगा और साथ में वाई होगा, यानी मिलजुल के एक्स और वाई आए होंगे, उनको एफ ऑफ एक्स वाई कहते हैं। अब आपका सवाल है कि ये तो मैथ के अंदर फंक्शन कहा गया है, तो क्या हर फंक्शन कर्व के लाएगी, क्या जो भी मैथमेटिकल फंक्शन लिखा होगा वो कर्व के लाएगी। तो हमने कहा कि अगर हम उस फंक्शन के अंदर मौजूद जो उसके वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल अगर वो किसी सिंगल पैरामीटर पे डिपेंड कर जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, कर्व हो जाएंगे। सिंगल मतलब एक्स भी सपोज एक्स मीन कि अगर मुझे कोई ऐसा सवाल दे दे, जैसे मुझे ये देखें, ये मुझे किसी ने सवाल दे दिया जी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई है सपोज ये, तो ये मुझे एफ ऑफ एक्स वाई दिया है। मुझसे किसी ने डिमांड किया कि आप क्या बता सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे कि मुझे एक्स और वाई की कीमतें दो तो मैं बता सकता हूँ। तो आप यहाँ पे कहेंगे एक्स की कीमत उसने दी हुई है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 2t, और वाई की कीमत उसने दे दी है 5t स्क्वायर प्लस 7। तो अब हमने कहा कि हाँ भाई ये भी t डिपेंडेंट है, ये भी t डिपेंडेंट है, x भी t डिपेंडेंट, y भी t डिपेंडेंट, इनका आपस में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है लेकिन ये t की वजह से एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं x को इन टर्म ऑफ y और y को इन टर्म ऑफ x रख सकता हूँ।
ठीक है। क्यों रख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ से टी की कीमत निकाल के यहाँ पुट करूँ तो सवाल एक्स और वाई की शक्ल में मिक्स आ जाएगा। यहाँ से पता ये चला कि हमें जो फंक्शन दिया हो उस फंक्शन के अंदर मौजूद जो वेरिएबल्स होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे जो है वेरिएबल्स कह लेता हूँ, इनको इनको एक दूसरे की फॉर्म में लिखा जा सकता हो या फिर किसी पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर लिखा जा सकते हो, देन इट इज़ कॉल्ड कर्व, अदरवाइज उसको हम कर्व नहीं कहते। तो सबसे जो अहम पहलू होता है किसी भी चीज़ का कि कोई चीज़ होती कब है और क्यों नहीं होती, ये मेन फैक्टर होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट को वो जानना ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर क्या खूबी होगी तो इसको हम कर्व कहते हैं, तो ये आपको इसका पता हो। अब आगे लिखा हुआ है इफ़ अ कर्व इज़ नॉट प्लेन, अगर कर्व प्लेन न हो देन इट इज़ कॉल्ड अ सिक्यू और ट्विस्टेड कर्व। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपसे को पूछे कि प्लेन कर्व क्या होती है तो आप कहते हैं जो प्लेन पे हो, जो एक ही प्लेन पे हो, और सिक्यू कर्व वो होती है जो प्लेन पे न हो। अच्छा, इसका मतलब बिल्कुल आपने ये नहीं निकाल लेना जो स्पेस में हो। क्यों? जो प्लेन में नहीं होती वो होती स्पेस में ही है। तो उसकी जब हमें डेफिनेशन ये बताई गई कि जो प्लेन पे ना हो, अब उसके बाद जो उसके अलावा जो भी होगी हम उसका नाम क्या दिया करेंगे? सिक्यू या ट्विस्टेड कर्व। ठीक है, तो ये हमारे पास है। और किसी चीज़ से आप ये मीनिंग खुद नहीं निकाल सकते क्योंकि मैथमेटिक्स उन चीज़ों या उन अकायद की बात कर रहा होता है जिन अकायद के ऊपर शायद वो डिस्कवर्स भी ना हों, जो मतलब चूँकि हकीकी जो ज़िंदगी है हमारी वो हमें खुद नहीं मालूम कि वो क्या है। और मैथमेटिक्स की जो रिसर्च या तहकीक है उसमें जो वर्डिंग यूज़ की जाती है ये बड़ी केयरफुल वर्डिंग होती है। इस वजह से आपको ये पता हो कि हम जो डेफिनेशन करते हैं उसके वही मीनिंग लिए जाते हैं, उससे हम खुद मीनिंग अखज़ नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। और ये सबसे स्ट्रेंथ इसमें यहाँ से आती है कि आप इसलिए कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। एक तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है मैथमेटिक्स की, पावर जी की मैं बात करूँ। दूसरे नंबर पे ऐसे किसी बात के ऊपर ये दलील नहीं देता जिसके लिए हम यानी कि कोई खुद चीज़ ऐसी अखज़ कर लें दो बातों से। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर एक चीज़ स्पेस में है तो एक चीज़ प्लेन में है, एक स्पेस में है, तो इसका मतलब है कि शायद हम ये भी कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है जो स्पेस में भी नहीं है और प्लेन में भी नहीं है। ऐसा सोचा नहीं जा सकता लेकिन हम कह सकते हैं। तो मतलब हमारे पास चॉइस है। उसके बाद है स्पेस कर्व। क्या हुई? ये आगे हमने पीछे पढ़ा है प्लेन कर्व। उसके बाद जो है ना ट्विस्ट हमने बात की है दूसरी सिक्यू कर्व। अच्छा, आगे है स्पेस कर्व। क्या होती है स्पेस कर्व? क्या होती है? कर्व इन स्पेस बट नॉट नेसेसरी ट्विस्टेड कर्व। यहाँ पे बात क्या हुई? यहाँ पे नोट कीजिएगा, बहुत ही अहम पॉइंट है आपका। आप अगर किसी इंटरव्यू में अपीयर हैं, आप कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका एग्जामिनर यही बात आपसे पूछना चाहता है कि जो कर्व प्लेन में नहीं होती वो ट्विस्टेड कर्व होती है। बड़ी अजीब बात है। आगे हम कह रहे हैं कि जो कर्व स्पेस में होती है वो क्या होती है? उसको स्पेस कर्व कहते हैं। लेकिन आप पीछे पढ़ के आए थे हम लोग के जो प्लेन पे नहीं होती वो ट्विस्टेड होती है। अब मैं कह रहा है कि स्पेस कर्व वो होती है जो स्पेस में होती है। तो समझ ये लगी कि ट्विस्टेड कर्व जो है वो पता नहीं कहाँ पे है। ये उसकी डेफिनेशन ये है, नीचे लिखी हुई है, ए स्पेस कर्व दैट डज नॉट लाई इन अ प्लेन। जो ऐसी कर्व होती है ये जो प्लेन पे लाई नहीं करती, और ये ऐसी कर्व होती है जो स्पेस में लाई करती है। अब ये दो कर्व्स जो हैं आपको पता हो तो अब आपका सवाल ये है कि क्या फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? स्पेस कर्व और ट्विस्टेड कर्व में क्या डिफरेंस है? तो आप ये कहते हैं कि स्पेस कर्व जो है वो ऐसी कर्व है जो स्पेस में होती है, और ट्विस्टेड कर्व वो होती है जो कहाँ होती है? जो प्लेन पे नहीं होती। जो प्लेन पे नहीं होती उसको हम कहते हैं। तो ये भी एक लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि दोनों एक ही होती हैं, दोनों कर्व्स एक ही होती हैं। तो इससे आगे वाले जो पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। होप्स हो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। और हमारे ये वीडियो लेक्चर जो हैं काफ़ी शार्ट होंगे। उसकी रीज़न ये होगी क्योंकि शार्ट मतलब ये है कि आप कि कंसेप्ट अगर आपने बिल्ड कर लिया तो उसके बाद आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन जो आगे हैं आप उसको थारोली बता सकेंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू।